हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस लेक्चर रूम। और आज इस लेक्चर रूम में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के कुछ शेड्यूल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर है थर्ड लेक्चर ऑफ दिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945। तो ये समझने के लिए इससे पहले जो भी लेक्चर हुए हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है, जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ साथ ऊपर सजेशन में भी दिया गया है। ठीक है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझने के बाद ही हम ये शेड्यूल्स क्या है और शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है वो चीजें हम समझ सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर और लास्ट लेक्चर में हमने शेड्यूल्स के बारे में बात किया था। जो भी दो शेड्यूल दिया जाता है जनरली, एक शेड्यूल है टुवर्ड्स द एक्ट और एक शेड्यूल है टुवर्ड्स द रूल्स। तो एक्ट के अंदर दो शेड्यूल है और रूल्स के अंदर शेड्यूल ए टू एच हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स से लेके शेड्यूल एच ड्रग्स, दैट इज द लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो हमने देखा था और उस शेड्यूल्स को हमने थोड़ा बहुत समझा भी था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम शेड्यूल आई से शेड्यूल वाई तक पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे जो मेजर शेड्यूल्स होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए फॉलो किया जाता है, जो जनरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉलो किया जाता है, वो सारे शेड्यूल्स आज आएंगे। तो जनरली आज के लेक्चर आप लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है आज के लेक्चर से, जहां से नॉर्मल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी बहुत हेल्प होगा और इसके साथ साथ आपके जो भी नॉर्मल क्लास रूटीन और डेली सिलेबस है उसमें भी बहुत फायदा मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो शेड्यूल्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हमने ये एक दो स्लाइड रखा है, जहां पे नॉर्मल शेड्यूल्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया था, शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड शेड्यूल्स टू द रूल्स। शेड्यूल्स टू द एक्ट में दो शेड्यूल, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल, जहां पे पहले शेड्यूल में कुछ बुक्स के बारे में बताया गया था, जहां पे आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम जो भी मेडिसिन है उसके बुक्स के बारे में बताया गया था इस शेड्यूल में। और सेकंड शेड्यूल में कुछ भी ड्रग्स के इंपोर्ट, सेल, स्टॉक कैसे किया जा सकता है, कितना अमाउंट में किया जा सकता है, क्या क्या प्रोविजन वहां पे लगता है, वो सारी चीजें बताया गया था। अब शेड्यूल्स के टू द रूल्स के बारे में बताया जाए तो शेड्यूल्स के रूल्स में जनरल शेड्यूल ए से वाई तक अलग अलग शेड्यूल है। वो अलग अलग शेड्यूल कुछ ड्रग्स के लिए यूज होता है, कुछ कॉस्मेटिक्स के लिए यूज होता है, कुछ मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए यूज होता है। तो हमने जो शेड्यूल लास्ट क्लास के डिस्कस किया था वो प्लीज देखिए ए से एच तक। तो आज के शेड्यूल, शेड्यूल आई, that is the it prescribes the calculation of proportion of poison in certain cases। मतलब अभी जैसे आपने पॉइजनस एक्ट 1919 पढ़ा था, तो वहां पे बहुत सारे लिस्ट ऑफ पॉइजन था, जैसे लिस्ट ए और लिस्ट बी, जहाँ पे पॉइजन में ये एक प्रोविजन था कि अगर कभी डॉक्टर यूज कर सकते हैं कि किसी के भलाई के लिए, सपोज कोई भी सम सर्टेन केसेस जहां पे ओमिट किया गया था, जिसके प्रोविजन से कि आप सोसाइटी के या किसी पर्सन के भलाई के लिए भी पॉइजन यूज कर सकते हैं। तो उस पॉइजन के कितने अमाउंट में यूज करना है और वो कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगा, वो ये शेड्यूल डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो शेड्यूल है शेड्यूल जे, दैट इज इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और डिजीज व्हिच drugs may not claim to prevent or cure। there are some disease, कुछ डिजीज, कुछ बीमारी ऐसे हैं जिसको क्योर या प्रिवेंट करने की हमें क्लेम नहीं करना चाहिए। तो वो सब बीमारी क्या क्या है वो इस शेड्यूल में कहा गया है। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे ऐड दिखाते हैं टीवी में कि ये हो जाएगा, ये कंप्लीट क्योर हो जाएगा, ये आज तक आपका नहीं हुआ, यहाँ पे आके ही ये ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। एज ए बीइंग एज ए फार्मेसी प्रोफेशनल इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुछ डिजीज ऐसे होता है जिसको आप क्योर नहीं कर सकते और प्रिवेंट उसे नहीं कर सकते, तो उसके जैसे आप फॉल्स क्लेम मत कीजिए। ठीक, तो शेड्यूल के प्रिस्क्राइब्स द क्लासेस ऑफ ड्रग्स व्हिच आर exempted from the certain provision applicable to manufacture of drugs। देखिए हर जगह पे जो इंपॉर्टेंस है वहां पे सिंपल रेड कलर के किया हुआ है लेक्चर में, जहां पे सिंपल वही आपको याद रखने से हो जाएगा। दैट इज एग्जेम्प्टेड प्रोविजन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा शेड्यूल के। दैट इज जैसे ड्रग्स के मैन्युफैक्चर में कुछ प्रोविजन होता है, लेकिन कुछ ड्रग वो सारे प्रोविजन को एक्सपेक्ट करके या बाईपास करके भी बनाया जा सकता है। वो ड्रग्स के बारे में इस शेड्यूल के में कहा गया है कि आपको वो प्रोविजन फॉलो नहीं करना है। ठीक,
अब कंटिन्यूशन में जैसे शेड्यूल ए, ठीक है, तो शेड्यूल ए इज लाइक लाइक शेड्यूल जी, इट प्रिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, ठीक है। लेकिन जो शेड्यूल ए इसमें कहा गया था दैट इज प्रिस्क्रिप्शन अंडर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और ये प्रिस्क्रिप्शन में भी शेड्यूल ए की लिस्ट में आता है शेड्यूल एल, जहां पे कुछ ड्रग्स आप प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही सेल कर सकते हैं। शेड्यूल एम ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसलिए मैंने पूरा इसको रेड कलर पे कर रखा है। इट प्रिस्क्राइब्स द जीएमपी, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एंड the requirements of factory premises, plant requirements, etc. for manufacture of drugs. This implies to the industry. इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल एम, जहां पे नॉर्मल जीएमपी और जीएलपी फॉलो करके जनरली ड्रग मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो वहां पे क्या फैक्ट्री प्रेमिसेस मतलब कितना जगह होना चाहिए एक फैक्ट्री का, फैक्ट्री में क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट मस्ट है, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सारे शेड्यूल एम के अंदर कहा गया है। तो शेड्यूल एम जैसे कभी फैक्ट्री में या कभी इंडस्ट्री में कभी नॉर्मल इंस्पेक्शन होता है या ऑडिट होता है, तो ये प्रॉपर तरीके से शेड्यूल एम को फॉलो करता है कि कोई भी इंडस्ट्री शेड्यूल एम को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे देखा जाता है, और उसके बेसिस पे उसका जो भी लाइसेंसिंग है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स वो चाहे रहता है, नहीं तो हट भी सकता है, ठीक है। तो वैसे ही शेड्यूल एम बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एम के साथ साथ शेड्यूल एम का ये पार्ट है शेड्यूल M1, M2 एंड M3। तो सिंपल स्टेटमेंट आर सेम, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, अब मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स अगर होता है दैट इज शेड्यूल M1। जनरली एम में एलोपैथिक ड्रग्स दिया जाता है, शेड्यूल M1 में होम्योपैथिक ड्रग्स दैट इज द जीएमपी टू बी फॉलोज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्लांट इक्विपमेंट्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, that is homeopathic drugs, okay। and schedule M2 related to the cosmetic, मतलब जो भी ये स्टेटमेंट कहा गया है वो कॉस्मेटिक के लिए है। मतलब अगर कोई भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, सपोज हिमालय हो गया या नॉर्मल इमामी हो गया जो कॉस्मेटिक बनाता है, तो वहां पे शेड्यूल एम की जगह पे शेड्यूल M2 फॉलो किया जाएगा। तो प्रेस्क्रिप्शन वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या क्या क्या चाहिए होगा फैक्ट्री के लिए वो सारे शेड्यूल M2 के अंदर लिस्ट किया गया है, ठीक है। वैसे ही शेड्यूल M3 इज फॉर मेडिकल डिवाइसेस, जो भी सर्जिकल और अदर मेडिकल डिवाइसेस जो जनरली मेडिकल यूज के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, वो सारे जहां पे यूज होता है या जहां पे मैन्युफैक्चर किया जाता है वहां पे शेड्यूल M3 फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूइंग टू दैट इज शेड्यूल N। शेड्यूल N it is minimum equipments to be possessed by a pharmacy। मतलब अगर आप रिटेल फार्मेसी खोलना चाहते हैं तो आपके फार्मेसी में मिनिमम कुछ इक्विपमेंट्स होना ही चाहिए। तो वो मिनिमम इक्विपमेंट्स क्या है और उसके प्रेस्क्राइब फॉर्मेशन क्या है वो ही यहाँ पे बताया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार किया गया है। फिर नेक्स्ट शेड्यूल O, दैट इज इट प्रिस्क्राइब्स प्रोविजन एप्लीकेबल टू द ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। और यहाँ पे ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड क्या है, नथिंग बट द फेनॉल, फेनॉल इज द ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो फेनॉल के लिए एक अलग से शेड्यूल बनाया गया है दैट इज शेड्यूल O। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दैट इज द फेनॉल कम्स अंडर द व्हिच शेड्यूल, ओके। तो फेनॉल इज ए ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड और उसके जो भी प्रोविजन है वो शेड्यूल O के अंदर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट दैट इज शेड्यूल P। शेड्यूल P प्रिस्क्राइब्स द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, जो भी किसी भी ड्रग के लाइफ पीरियड होता है, कितना दिन तक वो नॉर्मल स्टेबिलिटी फॉर्म में रह सकता है, उसका हाफ लाइफ क्या होगा, वो सारी चीजें शेड्यूल P में दिया गया है। नेक्स्ट शेड्यूल Q। शेड्यूल Q प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ परमिटेड कोल्टर कलर्स फॉर यूज्ड इन कॉस्मेटिक and list omitted colors for use in soap. Coulter colors are generally the colors that obtained from coulter। कोल जनरली जैसे जो कोल होता है उसे प्रॉपर प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर से जो भी एरोमेटिक्स और नॉर्मल एलिफेटिक्स कंपाउंड निकलता है, उसके बाद जो लास्ट में जो सब्सटेंस रहता है दैट इज नोन एज स्टारी सब्सटेंस, ओके, जो बहुत स्टिकी होता है, बहुत थिक होता है, और उसी थिकी सब्सटेंस से फिर से कलर भी निकल सकता है।
तो वो सारे कलर के बारे में इस शेड्यूल क्यू में कहा गया है कि कौन से वो कलर है जो जनरली एज ए कोल्टर कलर आप यूज कर सकते हो फॉर द कॉस्मेटिक, और ऐसे ऐसे कौन से कलर है जो जनरली सोप में यूज हो सकता है या सोप में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है। Next, that is Schedule R, that is prescribe the standard for condoms made from rubber latex intended for single use. That is the standard for condom, that can be which kind of rubber latex you want to use to make the condoms, and what are the minimum requirements of that, what lubricants must be there, or what kind of preservatives or something else that can be added to that substance or not, that prescribed under Schedule R. एंड शेड्यूल एस दैट प्रिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक्स के बारे में हमने पहले भी देखा था कि कॉस्मेटिक के इंडस्ट्री अगर फॉलो करना होता है तो कहाँ पे क्या करना होता है, कौन से मतलब फैक्ट्री प्रेमिसेस या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा। फिर ये एज ए जनरल कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है शेड्यूल एस। ओके, सो शेड्यूल टी इट प्रिस्क्राइब the requirements of factory premises, plant equipments and hygiene condition for manufacture of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs। तो जैसे शेड्यूल एम के अंदर पड़ा था, एम वन के अंदर होम्योपैथिक था, एम टू के अंदर कॉस्मेटिक और एम थ्री के अंदर मेडिकल डिवाइस था। तो अगर आयुर्वेदिक, यूनानी या सिद्ध ड्रग्स के बारे में आते हैं तो दैट इज कम्स अंडर नॉट शेड्यूल एम फोर, दैट इज शेड्यूल टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, शेड्यूल टी के अंदर ये सारे कहा गया है। और फिर शेड्यूल यू इट प्रिस्क्राइब द पार्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा फॉलो होता है, दैट इज BMR एक टर्म है, दैट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। हर, जैसे आपको पता है कि मेडिसिन या जो भी ड्रग्स है वो बैच में बनता है, हर एक बैच में, तो हर एक बैच का एक मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है उसके कंप्लीट डेटा के साथ। तो वो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जनरली शेड्यूल यू के अंदर आता है कि उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में क्या रखना चाहिए, क्या रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल वी, शेड्यूल वी दैट इज प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। कोई भी अगर मेडिसिन जो जनरली एक पेटेंट पीरियड के अंदर रहता है, ठीक है, तो वो पेटेंट पीरियड के अंदर अगर रहता है तो वो मेडिसिन शेड्यूल वी के अंदर आएगा। ठीक है, सपोज आज कोई भी पेटेंट फाइल हुआ है तो वो पेटेंट ग्रांट होगा किसी भी इंडस्ट्री के बेसिस पे। अगर वो इंडस्ट्री के पास वो पेटेंट रहता है तो पेटेंट के हिसाब से वो ड्रग्स कितने दिन तक वो मैन्युफैक्चर कर सकता है और उसके प्रोविजंस क्या क्या है वो शेड्यूल वी के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट दैट इज शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल डब्ल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट प्रिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ ड्रग्स व्हिच आर मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली। देखिए जनरली जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स जेनरिक नेम और ब्रांड नेम दोनों होता है। ठीक है, जेनरिक नेम मतलब जो ड्रग्स का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसी के नाम से अगर वो ड्रग्स मार्केट किया जाता है, दैट इज जेनरिक नेम। और कंपनी के बेस पे या कोई भी इंडस्ट्री अगर उस जेनरिक नेम को चेंज करके अपने कंपनी के बेस पे दूसरा कोई भी नाम देना चाहता है, दैट इज ब्रांड नेम। ठीक है, तो ऐसे ही ये ड्रग्स के बारे में बताता है शेड्यूल डब्ल्यू, जो जनरली जेनरिक नेम के अंदर ही बिका जाता है मार्केट में। ठीक है, तो जैसे इस ड्रग्स, इस क्लास के ड्रग्स के अंदर कुछ नाम है जैसे एनाल्जिन, एस्पिरिन, इसके बाद एम्फेटामिन, उसके बाद क्लोरप्रोमाजिन, इसके सॉल्ट। तो ये कुछ ड्रग्स है जो जनरली शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर आता है और उसे उसी नाम से ही आप मार्केट में बेच सकते हो। ठीक है, या कोई भी इंडस्ट्री उसे बना भी सकते हैं और मार्केट भी कर सकता है, दूसरे ब्रांड नेम में उसे मार्केट नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945। नेक्स्ट शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट प्रिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग narcotic drugs and psychotropic substance for the import, manufacture, distribution, sale for which require a license। हम शेड्यूल एक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पढ़ेंगे 1985। तो वो 1985 में ये शेड्यूल पास हुआ था, उससे पहले ही हो गया था लेकिन ये एक्ट नहीं बना था। तो शेड्यूल एक्स के अंदर वो सारे लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जो जनरली नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है और जिसको लेने के लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ता है और वो प्रिस्क्रिप्शन में NRX ये जनरली वर्ड लिखा रहता है। इसके साथ साथ अगर शेड्यूल एक्स की बात किया जाए, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि नॉर्मल
जो भी सीडेटिव, हिप्नोटिक या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है वो यहाँ पे शेड्यूल एक्स के अंदर आता है। कॉमनली बारबिचुरेट जो ड्रग है, बारबिटल, फेनोबारबिटल, एमोबारबिटल, ब्यूटोबारबिटल, फिर साइक्लोबारबिटल, नेक्स्ट कीटामाइन, ये कुछ ड्रग्स है जो शेड्यूल एक्स के अंदर ही दिया गया है। शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर मस्ट बी शेड्यूल एज ड्रग्स, मतलब शेड्यूल एक्स आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले ही नहीं सकते, तो शेड्यूल एक्स हो गया शेड्यूल एज ड्रग्स। तो शेड्यूल एज, ऑल शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर शेड्यूल एज ड्रग्स, बट ऑल शेड्यूल एज ड्रग्स आर नॉट शेड्यूल एक्स ड्रग्स, इसे हम कह ही सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और प्रोविजन है शेड्यूल एक्स में। सपोज आप शेड्यूल एक्स ड्रग किसी पेशेंट को दे रहे हो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, लेकिन आपको 2 साल तक उसके रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपके पास कि आपने कौन से प्रिस्क्रिप्शन से दिया है, कितना अमाउंट में वो मेडिसिन दिया गया है, और उसके बाद वो मेडिसिन लेके गया है या नहीं है लेके गए। तो ये कंप्लीट 2 साल तक रखना पड़ता है। और शेड्यूल एक्स का डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन वो शेड्यूल एक्स के बारे में बहुत ज्यादा इंक्वायरी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई ड्रग्स में आते हैं गाइडलाइंस दैट आर ऑन बेस्ड ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, जैसे को पता है कि ड्रग्स जैसे आता है मार्केट में तो वो क्लिनिकल ट्रायल क्रॉस करके ही आते हैं। जैसे अभी कोरोना के लिए बहुत वैक्सीन डिस्कवर तो हो गया, लेकिन वो क्लिनिकल ट्रायल में फंसे हुए हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि वो ड्रग प्रॉपरली इफेक्टिव है या नहीं, सेफ है या नहीं, वो मल्टी सेंट्रिक मतलब अलग अलग जगह पे काम करेगा या नहीं। तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो इसीलिए वो बहुत सारे ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल से ही बाहर हो जाता है, मार्केट में नहीं आ पाता है। तो वो शेड्यूल वाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो गाइडलाइंस दिया गया है क्लिनिकल ट्रायल के लिए कि कोई भी ड्रग अगर होता है तो उससे क्लिनिकल ट्रायल किस बेस पे किया जाएगा और क्या क्या प्रोविजन है उस क्लिनिकल ट्रायल के लिए। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो हमने आज जनरली शेड्यूल आई से शेड्यूल वाई तक देखा। तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है उसको हमने स्टार कर दिया, और हर शेड्यूल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसे रेड कलर का कर दिया गया है। तो दोस्तों आप ट्राई कीजिए कि आप अपने हिसाब से एक नोट्स बना सको जहां से आप ये सारे जो शेड्यूल्स है उसे आसानी से याद रख सको, क्योंकि ये सारे शेड्यूल कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं पे भी ये शेड्यूल पूछता ही पूछता है। तो अगर आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जानते हो या नॉर्मल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हो, तो शेड्यूल सबसे फर्स्ट एंड मस्ट टॉपिक है जो जनरली सबके दिमाग में आता है। So thank you friends, thank you for your time, sparing your time, and hope you like the video. And if you have any suggestion or comment, please pin it comment section, and I will definitely try to resolve your queries. Thank you friends again.